हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। आज जो ये आपका एसएसटी का जो आपने स्टेट का एग्ज़ाम दिया है वो एसएसटी का आंसर शीट है और आप देख रहे हैं ये 16 सितंबर को हुआ था और ये थर्ड शिफ्ट का है जो 4 बजे से 6:30 बजे तक हुआ था। और इसमें आप ये देख रहे हैं कोड आपका 1007 है और ये सब्जेक्ट जो है आपका हिस्ट्री है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और जो भी इसमें आंसर आपको बताया जाएगा जो बिहार बोर्ड ने आंसर जारी किया है उसी के अनुसार है। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए आपको कई तथ्य हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर बिहार बोर्ड हो, और बाल विकास का भी आपको मिल जाएगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि सारे आपके जो टॉपिक मिलेंगे मेरे प्लेलिस्ट में सब आपके काम के होंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं वीडियो डालूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कई ऐसे एग्ज़ामिनेशन डेट हैं 15 सितंबर का या फिर 17 सितंबर का मैंने प्रोवाइड आंसर की करवा दिया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, और इसमें आंसर दिया हुआ है अशोक के शासनकाल में। दूसरा प्रश्न है पुरापाषाण युग का मुख्य व्यवसाय क्या था, शिकार करना। निम्नलिखित में से किस घाटी में चावल की खेती होने का पहला स्रोत प्राप्त हुआ है, यह है आपका केंद्रीय गंगा घाटी। निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ हैं, यह है आपका तोलकाम्पियम। अगला प्रश्न है आपका बाबर की पहाड़ी के क्षेत्र में अशोक द्वारा किए गए दान का लाभार्थी कौन थे, तो ये थे आपके आजीविका संप्रदाय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लड़े गए ऋग्वेदी दशराज ने युद्ध में भारत समुदाय विजेता के रूप में उभरे थे, तो इस प्रश्न का आपका आंसर है परुष्णी नदी। परुष्णी नदी के तट पर जो ऋग्वैदिक दशराज का युद्ध हुआ था और ये भी मैंने आपको पढ़ाया है एनसीईआरटी में। 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा वासियों के देवता नहीं थे, तो ये आपका है विष्णु। आर्यों की मातृभूमि आदि भूमि, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आर्यों की मातृभूमि को आदि भूमि कहा जाता है और ये आर्कटिक क्षेत्र में था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति है, यानी कि 3 इसमें नहीं है, एक है, तो इस प्रश्न का आपका आंसर है। देखिए इसमें 9 नंबर का आप प्रश्न देखिएगा फिर से। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक है, क्योंकि आपने जब प्रैक्टिस सेट का अध्ययन किया था उसमें भी मैंने बताया था कि आजकल कूट से प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऋतु संहार, मेघदूत और कुमार संभव, ये तीनों कालिदास की कृति है और ये दास कुमार चरित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ग नंबर 1, 2 और 4। अगला प्रश्न था आपका निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता कालीन नगर में घरों के द्वार मुख्य गली की ओर घुसते थे। किस सिंधु सभ्यता कालीन नगर में घरों के द्वार मुख्य गली की ओर खुलते थे, तो ये है आपका लोथल। अगला प्रश्न है आपका पुष्टि मार्ग हिंदुत्व का एक वैष्णव संप्रदाय है जिसके संस्थापक थे, तो यानी कि वैष्णव संप्रदाय जो पुष्टि मार्ग है इसके संस्थापक कौन थे, तो थे आपके वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव ईश्वर मीमांसा द्वैत अद्वैतवाद के प्रतिपादक एवं प्रसारक थे, रामानुजाचार्य। हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुआ था, हर्षवर्धन पुलकेशिय द्वितीय के द्वारा पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है किस शासक ने बौद्धों के लिए सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो ये थे आपके धर्मपाल। इन्होंने ही बौद्धों के लिए सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मगध की राजधानी के रूप में किसने किया था, तो उदयन ने किया था। अगला प्रश्न है आपका वैशेविक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, उलूक कनाद। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से उद्धत पंक्ति है। देखिए ये प्रश्न जो है आपने जो मैंने आपको आंसर शीट प्रोवाइड अभी करवाया है, कुछ मिलते जुलते प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा गया है।
लेकिन किसी को ये पता नहीं था। मान लीजिए 15 तारीख को अगर ये पूछा गया था सत्यमेव जयते वाला प्रश्न, अगर कैंडिडेट को ये पता रहता या फिर किसी को उतना याद भी नहीं था, तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ये प्रश्न और पूछने का तरीका था। तो ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है स्टेट में, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से उद्धत पंक्ति है? तो ये है आपके मुंडकोपनिषद से। और इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के लेखक कौन थे? ये थे हरिसेन। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये आपके हैं 261 ईस्वी पूर्व। निर्ग्रंथ पद का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये जो निम्न ग्रंथ पद है ये जैन से है इस ग्रंथ का संबंध। और प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद को किसने लिखा था? ये आपने पढ़ा है, ये अल-बरूनी ने लिखा था। ये आपके बिहार बोर्ड का है, बिहार बोर्ड में आपने इसको पढ़ा है। अगला प्रश्न है आपका, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। अटाला मस्जिद जिसे सुल्तान इब्राहिम ने बनाया था, ये मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये मस्जिद स्थित है जौनपुर में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में 712 एडी में किया है। एडी क्या है, बीसी क्या है, इन सब चीज़ों को मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। अगर आप एक बार देख लीजिएगा इन सारे वीडियो को, तो आप जीवन भर नहीं भूलिएगा। मैंने बोर्ड पर इन सब चीज़ों को समझाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाज़ा का बनवाया था? अलाई दरवाज़ा आप कह सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था? तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यहाँ पर 27 नंबर देखेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध। और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट मेरे साथ किया है तो इस तरह के प्रश्न मैंने कई बार आपको करवाए हैं। तो इसको मिलान करना है आपको 27 नंबर। तो ये जो है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध तो सब कोई जानता है, ये 1526 ईस्वी में हुआ था। जो आप जानते हैं पहले उसको टिक करना है। और 1526 के बाद पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये हुआ था 1556 में, यानी कि 30 साल बाद हुआ था। ये दो आप समझ गए। उसके बाद आपका आता है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जो है ये हुआ था आपका 1527 ईस्वी में। और अब जो बच गया चौसा का युद्ध, और डेट बच गया आपका 1539। तो आपका हो गया चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि पहला का आपका हो गया, पहला का 4 नंबर हो गया, दूसरा का आपका हो गया 3 नंबर, तीसरे का आपका हो गया 2 नंबर, और चौथे का आपका हो गया 1 नंबर, इस तरह करके। तो इसमें जब आप देखेंगे तो ये आपका ये वाला हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर आपका प्रश्न है, इबादत खाना नामक बैठक सदन किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था? अकबर ने। फ्रांसीसियों ने भारत में पहला फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया था? और ये बिल्कुल ईजी प्रश्न है, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को देखकर ये आप लोग समझ जाइए कि अगर आप किसी भी राज्य के टीचर वाला एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT को आप 6 to 12 बिल्कुल रट लीजिए। मैंने प्रयास शुरू किया था, प्रयास जारी भी है अभी तक, मैंने बहुत हद तक आगे बढ़ाया है उन चीज़ों को। आप उसको रट लीजिए, सब कुछ बिहार बोर्ड का भी टॉपिक उसमें समा जाएगा। बस एक माइंड में ये सेट रहता है कि आपका बिहार का है तो बिहार बोर्ड के बुक से पूछा जाएगा। इस बार आप देख ही रहे हैं सारा लूसेंट है आपका और सारा NCERT है, इसीलिए NCERT पर फोकस बनाए रखिए। अगला प्रश्न है आपका, कौन से सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा मार डाला गया था? ये गुरु तेग बहादुर। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो यह है आपके सासाराम में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नियंत्रण कौन करता था? तो ये थे आपके दीवान ए रियासत। और कुछ प्रश्न अब बिहार बोर्ड से भी मिलता जुलता नज़र आ रहा है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन 2 नेताओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये नेता थे आपके शौकत अली और मोहम्मद अली। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों रोक दिया था? ये भी आपके बिहार बोर्ड का है। तो गांधी जी को यह अनुभव हो गया कि आंदोलन विभिन्न जगहों पर हिंसक रूप ले रहा है। आपने चौरा चौरी वाला हत्याकांड पढ़ा होगा, चौरा चौरी कांड। तो इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। अगला प्रश्न है आपका, हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज लिखने वाले महात्मा गांधी हैं। 36 नंबर प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अब सारे प्रश्न ऐसा लग रहा है 25 प्रश्न आपका NCERT लूसेंट से है, 25 आपके बिहार बोर्ड से है
और ये बिहार बोर्ड से आपने ये पढ़ा है। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और 7 सदस्यों का ये समूह था, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। निम्न में से कौन पेंटिंग के द्वारा भारत माता के प्रतिबिंब को कल्पित और चित्रित किए थे, यानी पेंटिंग के द्वारा भारत माता के प्रतिबिंब को? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, नतेशा शास्त्री, अविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ये चारों का चारों रॉन्ग ऑप्शन है। आप देख रहे हैं हर शिफ्ट में हर प्रश्न में रॉन्ग ऑप्शन। इतनी हड़बड़ी क्या थी प्रश्न सेट करने की, समझ में नहीं आ रहा है। आगे आप देखेंगे प्रश्न, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? ये मैंने आपको बताया है, ये जवाहरलाल नेहरू थे। दांडी यात्रा की शुरुआत किस दिन हुई थी? दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का एक अन्य नाम क्या था? तो अगस्त क्रांति। करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925 ईस्वी में। किसने कहा था भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और इसे केवल तलवार के द्वारा ही ब्रिटिश आधिपत्य में रखा जाएगा? तो ये कहने वाले थे आपके लॉर्ड एल्गिन। अगला प्रश्न है आपका, कॉलम 1 और फिर कॉलम 2 यानी कौन सा संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये आपको मिलाना है। तो इसमें आप देखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी, पहला का आपका 4 हो गया। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में, ये पहला, दूसरे का 2 हो गया। तीसरा प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में और सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में। तो कुल मिलाकर आपका ये ख नंबर आ रहा है। अगला प्रश्न है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कार्य किस वर्ष पूरा किया गया था? तो 1786 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये थे आपके चार्ल्स मेटकाफ। और सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके रूसो। और अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीच कहा गया है? तो तुर्की को यूरोप का मरीच कहा गया है। और साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स थे। यानी कि बिहार बोर्ड से भी आपके 10-15 क्वेश्चंस मिले हैं, बाकी आपके एनसीईआरटी और लूसेंट के थे। ये थे आपके 16 सितंबर के शिफ्ट 3 के हिस्ट्री में पूछे गए 50 प्रश्न। अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए 50 प्रश्न। ये है आपके पॉलिटिकल साइंस 16 सितंबर के 3rd शिफ्ट का। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ये थे आपके अरस्तु। मध्याह्न भोजन योजना को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तमिलनाडु में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या धारा द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है? तो यह है अनुच्छेद 338। आप देख रहे हैं किसी भी शिफ्ट का एग्जाम हो, पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम प्रश्न अनुच्छेद से और संविधान के भाग से पूछा गया है। 5 नंबर आप प्रश्न देखिएगा। इसका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला है आपका पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये वाला आपका सही है, 5 का सी नंबर। 6 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये प्रेजेंट का प्रश्न था, नंद कुमार राय। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में किया गया है। डॉट के संविधान से मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में लिया गया है, यानी कि किस संविधान से लिया गया है? ये बिल्कुल लूसेंट का प्रश्न है और ये रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में लिया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये तो आपके बिहार बोर्ड का प्रश्न है, यानी इस तरह के प्रश्न कई जगह मिल जाते हैं 12 से 35 तक, और इसको मैंने डिटेल में बताया है। 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है? तो ये है आपका 86। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में नहीं है। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो किसी भी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, ये अधिकतम की बात नहीं है, मैक्सिमम की बात नहीं, बल्कि मिनिमम की बात है। तो न्यूनतम संख्या 60 की गई है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की व्याख्या करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 368। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये सभी प्रश्न आपने बिहार बोर्ड में भी पढ़े हैं और ये 61वां संविधान संशोधन है। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ये आपका है 30 वर्ष और प्रैक्टिस सेट में इसको हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किन्हें सौंपते हैं? तो ये उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित किससे अधिक होनी चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उस सदस्यों के 15% से अधिक होनी चाहिए केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों की कुल संख्या। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति या शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो ये शक्तियाँ जो है मूल एवं अपीलीय अधिकार क्षेत्र, ये भी है, न्यायिक पुनरीक्षण ये भी है, और तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ये भी है, यानी कि उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो ये है आपका राज्यपाल के प्रति। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? अभी ये फिर रिसेंट का पूछा है, गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए ये प्रश्न भी दोहराया गया है सामाजिक अध्ययन में, अभी जो मैंने आपको आंसर की उपलब्ध कराया है इस प्रश्न को भी हमने आपको बताया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? तो ये हैं आपके जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न है आपका, भारत के वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 280। भारत का पहला राज्य है जहां सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, ये है राजस्थान। वर्तमान समय में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? जो विपक्षी दल हैं उसके नेता अभी वर्तमान में कौन हैं? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों एवं बिहार विधानसभा में उनकी वर्तमान सदस्य संख्याएं नीचे दी गई है, इनमें से गलत युग्म का चयन करें। यानी कि जो बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल और बिहार विधानसभा में उनकी जो सदस्य की संख्याएं हैं वो कितनी है, अभी नीचे जो दिया गया है से गलत कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड का 69 है, भारतीय जनता पार्टी का 54 है, राष्ट्रीय जनता दल का 79 है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26, ये आपका गलत दिखा रहा है, ये गलत है। 26 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है? कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए साधारण बहुमत नहीं काम आएगा। राज्य विधान परिषद का गठन ये भी साधारण बहुमत के द्वारा नहीं होगा। संसद सदस्य के वेतन एवं भत्ते संबंधी की व्यवस्था साधारण बहुमत के द्वारा ये भी नहीं होगा, और मौलिक अधिकार तो और भी नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये भी जो आपका प्रश्न है, यानी प्रश्न का जो आंसर है 26 नंबर, पूरी तरह से गलत तो नहीं कह सकते हैं आप, ये इसको आप ये कह सकते हैं अंडर कंसीडरेशन, क्योंकि आप ये देखिए कि बी नंबर जो आप देख रहे हैं 26 का, इसमें कूट भी नहीं दिया है, ए होगा या ए बी दोनों होगा या बी सी दोनों होगा, लेकिन इसका आंसर जो आप देख रहे हैं जैसे है राज्य विधान परिषद का गठन, ये एक छोटी सी बात है, राज्य की मर्जी है वो अपने राज्य में विधान परिषद रखना चाहता है या नहीं चाहता है, और वो विधानसभा के साधारण बहुमत से भी हो सकता है। तो ये जो मैं यहाँ पर मैंने कट किया, माफ़ करिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं तो ये संभव है। और संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते संबंधी व्यवस्था के लिए एक वो साधारण बहुमत पारित कर सकता है, पारित करना है, ऐसा नहीं है कि उनके बहुमत से कोई डिसीजन ले ही लिया जाएगा। लेकिन ये ख और ग ये दोनों सही लग रहा है। अब ऐसा कोई कूट आपके पास है ही नहीं कि आप ख और ग दोनों आंसर दीजिएगा,
तो कुल मिलाकर आप ये कहिए कि इस प्रश्न का टोटल आंसर ही नहीं है, यानी अगर इस प्रश्न का नंबर आपसे काटा जाएगा या फिर पॉलिटिकल साइंस में 50 प्रश्नों में आपके 49 प्रश्नों की ही गिनती होगी, एक प्रश्न का आंसर इसमें भी गलत है। 27 नंबर आप आ जाइए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपने बुक में पढ़ा है और प्रैक्टिस सेट में पढ़ा है। ये 1916 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये थे आपके जयराम दास दौलतराम। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये है श्री माओ भंडार नायके। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार का कौन सा अंग आवश्यक है? न्यायपालिका। और लोकतंत्र निर्णय निर्माण की गुणवत्ता को विकसित करता है, क्योंकि निर्णय जो है परामर्श और चर्चा के द्वारा लिया जाता है, इसीलिए लोकतंत्र निर्णय निर्माण की गुणवत्ता को विकसित करता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक नियम क्या है? संविधान प्रदत्त प्रावधान। निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद है? स्विट्जरलैंड। वहाँ सभी जनता बिल्कुल आज़ादी से अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, सबके निर्णय से काम होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। रंग भेद की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? ये थे आपके नेल्सन मंडेला। ये भी आपने अपने बुक में पढ़ा है। संविधान निर्माण हेतु गठित संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या क्या थी? तो ये है आपका 389। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यानी 3 है, एक नहीं है। तो सरकार की संघीय स्वरूप ये है, सरकार का संसदीय स्वरूप ये है, एक लिखित संविधान ये है, भारतीय संविधान की बात हो रही है, दोहरी नागरिकता ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि आप ये समझिए कि इसमें कूट नहीं दिया हुआ है, 3 सही है, 1 गलत है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो द्रविड़ मुनेत्रा कसगम, ये आपने पढ़ा था, इसके संस्थापक कौन हैं? तो CN अंदुरे, ये सही है, इनके संस्थापक यही हैं। लेकिन तेलुगु देशम जो है इनके संस्थापक N चंद्र नायडू नहीं हैं। बाकी तेलंगाना राष्ट्र समिति के संस्थापक के चंद्रशेखर राव हैं और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम हैं। 39 नंबर देखेंगे, कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करें। इसमें आपका कूट दिया हुआ है तो आपको ध्यान से समझना है। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 1928 में भारत के संविधान का निर्माण किया, ये सही है आपका। पहला का 1, पहला का 4। दूसरा आप देखेंगे भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, दूसरा का 3 हो गया। अब है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और सरोजनी नायडू कौन थी? अब एक बचा जो संविधान सभा का सदस्य, यही होगा संविधान सभा का सदस्य। कुल मिलाकर आपका आंसर हो गया 39 का ग नंबर। अगला प्रश्न है, यहाँ भारतीय संविधान के कुछ मार्ग निर्देशक मूल्यों एवं उनके अर्थों को दिया गया है, उनका सही ढंग से मिलान करिए। यहाँ आपको मिलान भी करना है और यहाँ पर आपको कूट भी दिया गया है। आपको कौशस होकर इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना है। पहला है आपका संप्रभुता, जनता के पास निर्णय निर्माण की सर्वोच्च शक्ति होगी, संप्रभुता का अर्थ यही होता है, तो पहला का आपका दूसरा हो गया। गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या है कि राज्य का प्रधान एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, जिसको जिनको चुना जाएगा वो गणराज्य का प्रधान होगा, ये सही है। तीसरा है बंधुता, बंधुता मतलब जनता भाई बहन की तरह साथ रहेंगे, यानी तीसरा का 4 हो गया। और चौथा है पंथ निरपेक्ष, जो बचा, सरकार किसी धर्म के पक्ष में नहीं होगा, ये हो गया। कुल मिलाकर इसका आंसर आपका 40 का ए हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त किए गए थे? सुकुमार सेन। निम्नलिखित में से भारतीय चुनाव व्यवस्था की कमजोरी क्या है? चुनाव व्यवस्था की कमजोरी है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का उपयोग। इसमें काफ़ी घोटाला हो रहा है, हर चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर जगह इसकी आवाज़ उठती है। लेकिन जो पहले से सत्ता में होती है, जब EVM के द्वारा वोट होता है तो उन्हीं के जीतने की चांस होती है। मैं एक साधारण जनता के दृष्टिकोण से आपको ये बोल रही हूँ, आप लोगों को भी पता ही होगा।
प्रश्न है, भारत में किन्होंने जनहित याचिका की शुरुआत कराई थी? जनहित याचिका की शुरुआत कराने वाले थे न्यायमूर्ति PN भगवती। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकता है? तो ये है 14 दिन तक। इस पर मैंने डिटेल बताया था कि अगर ये किसी प्रकार का अपना निर्णय नहीं देते हैं तो इस बिल को पास मान लिया जाता है, इस विधेयक को। और केंद्र का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। और निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो यह है कानून व्यवस्था, ये संघ सूची का विषय नहीं है। सत्ता विभाजन पर आधारित निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करें एवं दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही गलत उत्तर का चयन करें। तो क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि सत्ता विभाजित को लेकर, सत्ता विभाजन के आधार पर इसको आपको तय करना है। पहला है आपका, सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र के लिए अच्छा है। बी है आपका, यह सामाजिक समुदायों के बीच के संघर्षों को कम करता है। 2 आपका दिया हुआ है, ए सही है, बी गलत है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है, ए गलत है, बी सही है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आप देखेंगे, सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अगर विपक्ष नहीं होता तो फिर लोकतंत्र नहीं होता। जो सत्ताधारी हैं उसकी कमियों को निकालने वाला कौन होता है? इसलिए सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। और दूसरे नज़र से आप इसको भी समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग, यानी कि जो आपकी केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरह के शासक हैं, तो ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और दूसरा जो है कि ये सामाजिक समुदाय के बीच में संघर्षों को कम करता है, तो ये भी सही है, सामाजिक समुदाय में संघर्ष को कम करता है। तो कुल मिलाकर आपका ये आंसर हो गया, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न अगला है, किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? ये थे महात्मा गांधी। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 32। और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ये सभी आपके प्रश्न थे जो कि अभी आपने देखा। पॉलिटिकल साइंस के 50 प्रश्न और इतिहास के 50 प्रश्न, जिन्होंने 16 सितंबर के 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था। मैंने 1 भी प्रोवाइड करवा दिया है, ये 3rd है। 2nd शायद अभी नहीं करवाया है। जैसे जैसे मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी। आप लोग एक बार श्योर हो सकते हैं कि आप लोगों ने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, और ये आपके पास उपलब्ध रहेगा तो आप फिर आगे चल के क्लेम कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिए इस चैनल के साथ।